गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में जो हमने पार्ट डिस्कस किया था, हमने दो तरह के स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिफाइन किए थे। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा था वी कैन एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक तो हमारे पास में होते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जब हमारे पास में किसी भी संकुल का निर्माण जो है स्टेप वाइज मैनर में होता है, एक सिंगल स्टेप के अंदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन अगर हम कंसीडर करते हैं, वन बाय वन जब लीगेंड का एडिशन होता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, तो इस तरह से जो हमको ये कांस्टेंट्स मिलते हैं दीज आर नोन एज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और दूसरी कंडीशन हमने डिस्कस की थी अबाउट द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे स्टेप में फॉर्म हो रहे हैं उनका ओवरऑल फॉर्मेशन अगर हम कंसीडर करें, जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे दोनों में सेम रहता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन दो स्टेप में कंसीडर किया था, यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप में कंसीडर किया है। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में हो रहा था, और यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ओवरऑल एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं, जो हमारे पास में यहाँ पे साम्यावस्था स्थिरांक आते हैं, इनको हम कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इनमें एक रिलेशन भी हम लोगों ने डिफाइन किया था। बेटा भाविका तुम्हारा माइक ऑन है, इसको एक बार म्यूट करो। भाविका ने माइक को म्यूट करो बेटा, साउंड आ रही है उसकी वजह से। हाँ, तो ये हमारे पास में कंडीशन रहती है बेटा कि हमारे पास में दो तरह के स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमने डिफाइन किए थे, और इसमें एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास में जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट Bn होगा, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो कॉन्जुगेटिव हमारे पास में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो उसके बेसिस पे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है। यहाँ पे इस टेबल में अगर तुम देखोगे, हमने बेसिकली निकल 2 पॉजिटिव आयन का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो किया गया है स्टेप वाइज मैनर के अंदर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो हमारे पास में आयन होता है वो पहले हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, किसी भी मेटल सॉल्ट का जब हम एक्वस विलयन जलीय विलयन लेते हैं, तो वहां पे हमारा आयन जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब हम उसमें लीगेंड ऐड करते हैं तो लीगेंड ऐड करने पे क्या होता है, लीगेंड एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है। तो फर्स्ट स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया से रिप्लेस हुआ है, फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया से रिप्लेस हो गए, 3, एंड स्टेप वाइज मैनर में इस तरह से फाइनली 6 वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे अमोनिया मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो गए। और यहाँ पे हमको हर स्टेप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो स्थायित्व स्थिरांक है हमारे पास में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है। सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में, और एक हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज गिवन है लॉग के फॉर्म में। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, जो स्थायित्व स्थिरांक है हमारे पास में, उसका मान लॉग के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। और इन वैल्यू को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखोगे बेटा हर स्टेप के साथ में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, फर्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू 5 × 10⁻²है, सेकेंड स्टेप में डिक्रीज होके हो गई है 1.3 × 10⁻², देन थर्ड स्टेप में और डिक्रीज हो गई है, बहुत देखो काफी ज्यादा डिक्रीज है, 40 हो गई है, देन 12, देन 4 एंड 0.8। सेम यही ट्रेंड हम लॉग के वैल्यूज में भी देखते हैं कि लॉग के वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली दोनों का ट्रेंड सेम रहेगा।
और इस कॉम्प्लेक्स के ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्टेप वाइज मैनर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स का मिल जाता है 9.98 इंटू 10⁻7। तो तुम देखोगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू बहुत हाई है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा दिस कॉम्प्लेक्स विल बी थर्मोडायनामिकली वेरी स्टेबल। ये जो संकुल यौगिक होगा ऊष्मा गतिकी रूप से ये बहुत स्थायी यौगिक होगा, थर्मोडायनामिकली ये बहुत स्टेबल कंपाउंड होगा। बेटा अब यहाँ पे जो हमारे पास में स्टेबिलिटी है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड हमारे पास में कई बार एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है कि ये स्टेप वाइज मैनर में हर स्टेप के साथ में हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, कि के की वैल्यू हर स्टेप के साथ में जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसी कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन हमको मिलती है, जैसे यहाँ पे हमको एक कैडमियम का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यहाँ पे भी तुम देखोगे कि जो हमारे के की वैल्यू है हर स्टेप के साथ में डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 10 के पावर में वैल्यूज हमको दे रखी है, तो हमारे पास में फर्स्ट है 10 की पावर 2.65, देन 2.10, 10 की पावर 1.44 एंड 0.93। तो हर स्टेप के साथ में क्या कंडीशन हो रही है, के वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये जो हमारे पास में स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स है, जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है ये हमको एक्सप्लेन करना है। So why does stepwise stability constant decreases with each consecutive step? इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा बेसिकली देयर आर 3 reasons which can be used to explain this trend in value। ये जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 रीजन है जिसके बेसिस पे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक तो होता है स्टैटिस्टिकल फैक्टर, दूसरा होता है कोलम्बिक फैक्टर और तीसरा होता है स्टेरिक फैक्टर। अब ये फैक्टर किस तरह से काम करते हैं बेटा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल फैक्टर तो ये किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टैटिस्टिकल फैक्टर लें बेटा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूजुअली जो भी हम लोग सेंट्रल मेटल आयन लेते हैं, जो केंद्रीय धातु आयन लेते हैं, उसको सबसे पहले किस फॉर्म में लिया जाता है, एक एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया जाता है, उसका एक जलीय विलयन हम लेते हैं। और जब हम उसका जलीय विलयन लेंगे तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसके उपसहसंयोजक मंडल के अंदर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उसमें सब जगह क्या प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब जब यहाँ पे हम लोग अपना लिगेंड ऐड करते हैं तो जब सबसे पहला लिगेंड यहाँ पे ऐड होगा तो क्या कंडीशन है, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है तो हमारे पास में 6 जल के अणु हैं। इनमें से जिस भी डायरेक्शन में लिगेंड अटैक करेगा, इन 6 में से किसी भी एक डायरेक्शन में अगर लिगेंड अटैक करता है तो उसके चांसेस हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा। लिगेंड बेटा जो मेटल आयन पे है वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। अगर वहां पे कंडीशन ये आती है कि जहां पे हमारे जल के अणु प्रेजेंट है, जहां पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहां से अटैक करेगा तब तो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा, लेकिन किसी और पोजीशन से अटैक करेगा तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कोलिजन थ्योरी तुमने रिएक्शन रेट की पढ़ी है, वहां पे हम क्या कहते हैं कि जो भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो हमारे अभिकारक है, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इन 6 जगह से कहीं पे भी अटैक करने पर लिगेंड जो है एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में कॉम्प्लेक्स एमएल का। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा इसके ऊपर फिर से अगर हम और लिगेंड का अटैक कंसीडर करें तो अब यहाँ पे 2 पोजीशन हो सकती है हमारे पास। एक पोजीशन तो हो सकती है कि जब लिगेंड यहाँ पे अटैक करता है तो इट मे अटैक ऑन दिस पोजीशन ओनली, हो सकता है वो इसी पोजीशन पे अटैक करे। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो अटैक जब कर रहा है इट मे अटैक ऑन द वाटर मॉलिक्यूल, या वो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करे।
अगर वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है तो हमारा रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में लिगेंड के ऊपर ही अटैक होता है तो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। तो दो तरह के अटैक हमारे पास में हो सकते हैं। वन ऑफ द अटैक विल लीड टू नो चेंज इन द मॉलिक्यूल। तुम देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला अटैक अगर कंसीडर किया है तो एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे मॉलिक्यूल में किसी तरह के कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहे। लेकिन अगर अटैक जो है हमारा वो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर होता है तो एक और वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा और हमको ये वाला इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कोई भी रिप्लेस हो सकता है बेटा इन 5 में से, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें बेटा, इससे जब हम फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे थे तो हमारे पास में कंडीशन थी देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल, देयर वर 5 वाटर मॉलिक्यूल व्हिच वर अवेलेबल। 5 वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल थे जिसको ये लिगेंड रिप्लेस कर सकता है, और एक पोजीशन ऐसी थी, एक सिंगल पोजीशन ऐसी थी जहां पे लिगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो बेसिकली लिगेंड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हुआ जिससे हमको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिला। यहाँ पे किसी भी तरह के कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जबकि इस केस में अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल पे अटैक होता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे नए प्रोडक्ट का हमारे पास में फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो अब अगर यहाँ पे लिगेंड अटैक करता है तो यहाँ पे अगेन 2 पाथवे हो सकते हैं। कि एक तो कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा लिगेंड अटैक कर रहा है वो कहां पे अटैक करे, वाटर मॉलिक्यूल पे अटैक करे और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। तो देयर आर 4 वाटर मॉलिक्यूल विच आर अवेलेबल, 4 वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहां पे अगर अटैक होगा तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। या सेकेंड कंडीशन हमारे पास में ये हो सकती है कि जो अटैक हो वो लिगेंड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो। तो 2 पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास में, लिगेंड प्रेजेंट है तो लिगेंड लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो अगेन 2 पाथवे है हमारे पास में। अगर ये वाला पाथवे लिगेंड लिगेंड एक्सचेंज पाथवे फॉलो होता है तो अगेन हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। द मॉलिक्यूल विल रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन अगर हमारे पास में इन 4 में से किसी एक वाटर मॉलिक्यूल पे अटैक होता है तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा स्टेप वाइज मैनर में हमारी रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करती है। तो जैसे जैसे हमारी इस रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट जो रिएक्टेंट था हमारे पास में, तो इसमें हमारे पास में क्या कंडीशन थी, 6 वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल थे, 6 में से कहीं पे भी लिगेंड अटैक करता नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता। सेकेंड मॉलिक्यूल में 5 साइट ऐसी अवेलेबल थी जहां पे अटैक करने पे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 पोजीशन अवेलेबल है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें अगर देखेंगे तो अब पोजीशन कितनी रह गई, वी आर हैविंग ओनली 3 पोजीशंस। जहां पे अटैक होगा तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बाकी पोजीशन पे अगर अटैक होगा तो वो लिगेंड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम लोग कंसीडर करें बेटा कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है which is containing n minus x plus 1 water molecule and there are x minus 1 ligand, हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसके ऊपर जब लिगेंड अटैक करेगा तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होगा, जब इनमें से किसी एक वाटर मॉलिक्यूल को लिगेंड रिप्लेस कर दे। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर लिगेंड रिप्लेस करता है तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा it will be containing n minus x water molecule and x number of ligand molecule। क्लियर? तो नए प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन होगा तो ये कंडीशन होगी हमारे पास में। अब इसके अंदर बेटा जैसे हमने डिस्कस किया था ये रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। रिएक्शन में टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स में देखें तो हमारे पास में क्या कंडीशन है बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें we were having n minus x plus 1 number of sites
जहां पे नया लीगेंड गेन किया जा सकता है। इतने वाटर मॉलिक्यूल थे हमारे पास में, यहाँ पे किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करके लीगेंड जो है वो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। अब जो नया प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, देयर आर एक्स नंबर ऑफ साइट्स जहां से ये लीगेंड को लूज कर सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या कंडीशन है, इतने हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल के साइट अवेलेबल है जहां पे वाटर को लूज करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रिएक्शन देखें तो एक्स नंबर ऑफ साइट अवेलेबल है जहां से लीगेंड लूज करके अगेन ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ये जो रिएक्टेंट है ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? तो स्टैटिस्टिकली अगर इस प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए हमारे पास में होगी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू n-x+1 डिवाइडेड बाय x। क्लियर? तो हमारे पास में जो प्रायिकता है कि हमारा जो अभिकारक है उत्पाद में बदलेगा, इसकी प्रायिकता जो है किसके समानुपाती होगी, वो समानुपाती होगी n-x+1 डिवाइडेड बाय x, इसके समानुपाती होगी। अब ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मेशन हुआ, ये जब फर्दर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, अब हमारे पास में n-x पोजीशन अवेलेबल है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल है जिसको लीगेंड रिप्लेस कर सकता है। क्लियर? और एक और लीगेंड का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस पे x+1 साइट अवेलेबल है जहां से लीगेंड को लूज करके वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमारा जो इनिशियल रिएक्टेंट है उसमें n-x साइट्स हैं जहां पे नया लीगेंड गेन किया जा सकता है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है उस पे x+1 साइट्स है जहां पे वो लीगेंड को लूज करके फिर से इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, प्रायिकता प्राप्त करें कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा इसके कितने चांसेस हैं, तो हमारे पास में अगेन जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-x डिवाइडेड बाय x+1। तो ये हमारे पास में प्रायिकता के लिए रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन जब आगे बढ़ती है बेटा, तो हर स्टेप के लिए हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर डिफाइन करें तो इस स्टेप का अगर हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट kx है और इस स्टेप का हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट kx+1 है। इन दोनों स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेशियो अगर हम निकालें तो वो रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ये रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो में क्या हो जाएगा, हमको ये जो फैक्टर है इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस फैक्टर से, तो हमारे पास में ये रेशियो आ जाता है बेटा। क्लियर? तो ये हमारे पास में ओवरऑल रेशियो आता है, और ये जो रेशियो की वैल्यू आती है इट इज ऑलवेज लेस देन 1 से कम वैल्यू आती है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या कंडीशन है बेटा, जब लीगेंड एक स्टेप से दूसरे स्टेप में पास ऑन करता है तो स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें वहां पे क्या कंडीशन रहती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो हमारे पास में जो साम्यावस्था स्थिरांक है, उसकी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू स्टैटिस्टिकल फैक्टर की वजह से कम होती चली जाती है। तो ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा हमारा, जिसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि हर स्टेप पे जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिक्रीज क्यों हो रही है। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. क्लियर? तो ये हमारे पास में बेटा एक फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट फैक्टर है बेटा दैट इज कोलम्बिक फैक्टर। बेटा हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है हाइड्रेटेड फॉर्म में मेटल आयन है,
इस पे जब हमारा लिगेंड अटैक करता है तो वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल जो है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द लिगेंड। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लिगेंड से रिप्लेस हो जाता है। बेटा अब तक जब हम इस इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर रहे थे तो वहां पे हमने मेटल और लिगेंड के जो चार्ज हैं इनको कंसीडर नहीं किया था। इनको हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया था। अब अगर हम एज्यूम करें हमारे पे मेटल आयन के ऊपर अगर n पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +n है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? +n हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उदासीन अणु होते हैं, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर हम कंसीडर करें जो हमारा इनकमिंग लीगेंड है, इफ इट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, ये जो हमारा अटैकिंग लीगेंड है, अगर उस पे अगर सपोज हम कंसीडर करते हैं इस पे 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, तो अगर हमारे लीगेंड पे -1 चार्ज प्रेजेंट है, मेटल आयन पे चार्ज है +n, तो अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज हमारे पास में कितना हो जाएगा? +n-1। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास में जो इनकमिंग लीगेंड है इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, उसपे वो जो हमारे पास में लीगेंड जो आ रहा है वो अगर ऋणावेशित है, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो हमारा उत्पाद बनेगा, उसपे जो ओवरऑल चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें चार्ज था +n, जैसे ही नेगेटिव लीगेंड आया अब चार्ज डिक्रीज होके हो गया हमारा +n-1। अब ये जो चार्ज है हर स्टेप के साथ में डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अब यहां पे क्या कंडीशन होगी बेटा? जैसे ही ऐसे हमारे पास में इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज होगा ऑन द कॉम्प्लेक्स, जो हमारा संकुल यौगिक है उसके ऊपर जो प्रभावित आवेश है वो जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जो नेक्स्ट हमारा इनकमिंग लीगेंड है, जो हमारा अटैकिंग लीगेंड है, उस पे सेंट्रल मेटल आयन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो आकर्षण बल है केंद्रीय धातु आयन का, वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये आकर्षण बल कम होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फैक्टर है ये कहलाता है कूलम्बिक फैक्टर। क्लियर? और ये इफेक्टिव कब होता है? कूलम्बिक फैक्टर तभी इफेक्टिव होगा जब हमारे पास में जो इनकमिंग लीगेंड है, जो हमारा अटैकिंग लीगेंड है, वो नेगेटिवली चार्ज हो। अगर हमारे पास में जो अटैकिंग लीगेंड है, जो इनकमिंग लीगेंड है, अगर वो ऋणावेशित है, तो वहां पे ये कूलम्बिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप पे हमारा नया कॉम्प्लेक्स बनेगा उसपे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, फिर एक कंडीशन आएगी जहां पे चार्ज 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। तो ये जो अट्रैक्टिव कंडीशन है हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जो स्थायित्व स्थिरांक है, उसका मान कम होता चला जाएगा। ये समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? सर अगर न्यूट्रल लिगेंड हुआ तो उसमें न्यूट्रल कोलम्बिक लिगेंड में बेटा फैक्टर। ये फैक्टर इफेक्टिव नहीं होगा फिर। यस सर। ये मैंने क्या कहा था बेटा? ये फैक्टर इफेक्टिव कब होता है? ये फैक्टर इफेक्टिव तभी होता है जब हमारा इनकमिंग लीगेंड नेगेटिवली चार्ज हो। जो अटैकिंग हमारा लीगेंड है अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उस कंडीशन में उसका इफेक्ट आएगा।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर अगर अटैक हो रहा है तो उसकी वजह से जो कोलम्बिक इंटरेक्शन में डिफरेंस आएंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, इसकी वजह से चेंजेस वहां पे देखने को हमको नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन बेटा जो थर्ड फैक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया था दैट इज स्टीरिक फैक्टर। बेटा जैसे हमने कहा कि हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 1/1 वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे लीगेंड से रिप्लेस हो जाते हैं। एक एक करके हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे लीगेंड से रिप्लेस हो जाता है। बेटा इनिशियली हमारे पास में जो मेटल आयन प्रेजेंट था, दिस मेटल आयन वाज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। अब जो हमारा लीगेंड आ रहा है, इफ दिस लीगेंड इज bulkier than वाटर मॉलिक्यूल, अब जो हमारा इनकमिंग लीगेंड है अगर उसकी साइज वाटर मॉलिक्यूल से बड़ी है, ज्यादा बल्की मॉलिक्यूल है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही यहां पे एक लीगेंड ऐड होगा, इसकी वजह से जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है उसकी सराउंडिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे जैसे इन लीगेंड की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ लीगेंड जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब अगर हमारा सेंट्रल मेटल आयन स्टेरिकली हिंडर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, उसका जो स्थायित्व है वो कम होता चला जाएगा। अगेन बेटा ये वाला फैक्टर जैसे मैंने तुमको बताया ये इंपॉर्टेंट कब होगा, व्हेन द इनकमिंग लीगेंड, जो हमारे पास में इनकमिंग लीगेंड है, इट इज हैवियर देन वाटर मॉलिक्यूल। जल के अणु की अपेक्षा हमारा जो इनकमिंग लीगेंड है, जो अटैकिंग लीगेंड है, वो ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होना चाहिए, ज्यादा बल्की मॉलिक्यूल होना चाहिए, वहां पे ये स्टेरिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले, हमारे पास में एक ये लीगेंड होता है 2,2- बाइपिरिडीन। पिरिडीन तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। बेसिकली जो पिरिडीन है उसमें क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है और एक पोजीशन पे हमारे पास में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इस तरह से। ये पिरिडीन रिंग होती है। अब ये जो पिरिडीन रिंग है तुम देखोगे सेकंड पोजीशन से दोनों पिरिडीन रिंग आपस में जुड़ गई है, इसलिए इसको हम कहते हैं 2,2- बाइपिरिडीन। बेटा ये एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड लीगेंड है। क्या कंडीशन है, ये हमारे पास में एक सममित द्वितंतुक लीगेंड है और इसमें ये जो नाइट्रोजन एटम है ये मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लीगेंड है बेटा इसके साथ में हमारे पास में बहुत सारे मेटल आयन के साथ में देयर आर नंबर ऑफ मेटल आयन जो इस लीगेंड के साथ में ट्रिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रिस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, 3 लीगेंड कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे और 3 लीगेंड कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे मतलब हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन बेटा इस लीगेंड के अंदर 6 और 6- पोजीशन पे अगर हम एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, तब इस कंडीशन में क्या है बेटा, जहां तक मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात है, इस साइड पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी सराउंडिंग में क्योंकि हमने हाइड्रोजन को अब मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, 6 और 6- पोजीशन पे हमने डाइमिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मेटल आयन के सराउंडिंग में अब यहां से इस मिथाइल ग्रुप की वजह से यहां से अटैक होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये देखा गया है जब हम इस लीगेंड को काम में लेते हैं तो यूजुअली यहां पे हमारे पास में सिर्फ
एक लीगेंड मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस कर पाते हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 लीगेंड मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस कर पाते हैं। इससे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता ही नहीं है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस मिथाइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहां पे हमारे पास में कंडीशन आ रही है। क्लियर? तो जैसे जैसे हम हैवी मॉलिक्यूल लेते जाएंगे तो उस हैवी मॉलिक्यूल की वजह से जो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे आएगी उसकी वजह से भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। देयर विल बी डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं बेटा हमारे पास में, जिनकी वजह से स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है हमारा डिक्रीज होता रहता है। ये समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। इसमें बेटा ऑब्वियसली जो यूनिवर्सल फैक्टर है वो पहला वाला जो स्टैटिस्टिकल फैक्टर हमने डिस्कस किया था, क्लियर, वो सभी कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर लागू होता है। बाकी जो दोनों फैक्टर हमने पढ़े थे, जो कोलम्बिक फैक्टर था जैसे मैंने बताया, वो तभी लागू होता है, तभी वह एप्लीकेबल होगा जब हमारा इनकमिंग लीगेंड चार्ज्ड हो। नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा जो थर्ड फैक्टर स्टेरिक फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा इनकमिंग लीगेंड हैवी हो वाटर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है बेटा एज फार एज जो डिक्रीज इन वैल्यू है हमारी। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा, इसी यूनिट में नेक्स्ट जो टॉपिक बेटा हम लोगों को डिस्कस करना है, that is how do we explain lability and inertness of the complex. क्लियर? जैसे हमने बात की थी बेटा कि स्टेबिलिटी को 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? जो हमारे पास एक कंडीशन है, जो स्टेबिलिटी हमारे पास में रहती है, एक हमारे पास में होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी, गतिक स्थायित्व जिसको कहा जाता है। और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो हमारे पास में लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है या हमारे पास में एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। या तो हमारे पास में जो संकुल यौगिक बन रहा है वो चंचल होता है, या फिर हमारा जो अणु है वो उदासीन होता है। तो अगर हमको चेक करना हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा इनर्ट होगा, तो ये किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा हमारे कॉम्प्लेक्स की लेबिलिटी या इनर्टनेस। बेटा अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमको समझना है, कॉम्प्लेक्स और की लेबिलिटी और इनर्टनेस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं यूजिंग द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी अप्रोच। बेटा मेटल लीगेंड बॉन्डिंग जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेटल लीगेंड बंध जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहां पे 2 थ्योरीज हमने पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी संयोजकता कोश सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और दूसरा हमारे पास में थी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसी भी संकुल की जो चंचलता है, जो लेबिलिटी है, और उसकी जो उदासीनता है, इनर्टनेस है, उसको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की मदद से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सबसे कॉमन रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो होते हैं लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस, जहां पे एक लीगेंड दूसरे लीगेंड से प्रतिस्थापित हो जाता है। देयर इज अ लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली दे ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? जो लीगेंड प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं होती हैं, ये सभी के सभी किस तरह की अभिक्रियाएं हैं? ये सभी के सभी नाभिक प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं होती है। बेटा वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से
ये जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें अगर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होगा, कौन सा संकुल आयन जो है हमारा वो चंचल होगा और कौन सा उदासीन होगा। वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हमारा संकुल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ऑर्गेनिक में ये मैकेनिज्म तुमने पढ़ा हुआ है बेटा, हमने पढ़ा है कि SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक स्नेही होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है। तो अगर हम कंसीडर करें हमारे पास में एक अष्टफलकीय संकुल यौगिक है, वी आर हैविंग एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा मेटल आयन होगा, इट विल बी सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या 6 होगी। अब जब हमारा इनकमिंग लिगेंड अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मेटल आयन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होके 7 हो जाएगी। जब एक नया लिगेंड अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मेटल आयन है उसका जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होके 7 हो जाएगा। उसके बाद में यहां से एक लिगेंड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एक मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर से हमको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसमें हमारा एक लिगेंड मॉलिक्यूल नए लिगेंड से रिप्लेस हो गया है। अगेन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो अगर हमारे रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो मेटल को एक नए लिगेंड से बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इस मेटल आयन को एक खाली कक्षक चाहिए, उसको एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल अगर हमारे मेटल में अवेलेबल है, जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उसमें अगर अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में हमारी अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। क्लियर? तो एक चीज ये हमको दिमाग में रखनी है। दूसरी कंडीशन बेटा, जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि VBG के अंदर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास में 2 तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल जिसमें संकरण अवस्था को हम दर्शाते हैं sp3d2 से। यहाँ पे क्या कंडीशन है बेटा, ये हमारे पास में मेटल का इनर d ऑर्बिटल है, 5 d ऑर्बिटल है हमारे पास में। यूजुअली ये सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है, सभी जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मेटल जो है इन इलेक्ट्रॉन की किसी तरह की रीशफलिंग नहीं करता। हमारा लिगेंड जो है वो थोड़ा सा दुर्बल लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, और वो आउटर डी ऑर्बिटल को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम में लेता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो हरदम लेबाइल होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो संकुल यौगिक है, वो हरदम चंचल होते हैं। ठीक, बेटा अब अपना क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। मैं तुमको नेक्स्ट एक लिंक शेयर कर रहा हूं, तो हम लोग फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी मैं इस क्लास को बंद करता हूं, फिर यहाँ से हमारा डिस्कशन आगे हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट लिंक शेयर करके उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में वापस ज्वाइन करो बेटा, ठीक है? Yes, sir.